जय हिंद। ये भी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो जो हम लोग का बात करेंगे क्लास 10th इतिहास यानी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चैप्टर 2 का बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है साम्राज्यवाद एवं साम्यवाद। इंग्लिश में अगर इस चैप्टर का बात करें तो हम सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, जिसका ये पार्ट 3 वीडियो है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट को अपलोड करे, जिसमें पहला पार्ट था हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, दूसरा में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखें, छोटे छोटे प्रश्नों को जो 2 नंबर या 3 नंबर या पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। लेकिन इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए ही हैं। एक भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग इस वीडियो में टोटल 3 ही प्रश्न पूछा जाएगा। 3 ही प्रश्न है। हम तीनों में से कुछ तो पूछ सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तीनों प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग तीनों प्रश्नों को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है लेनिन के जीवन, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, लेनिन के जीवन एवं उपनिवेशों पर प्रकाश डालें। ये जो प्रश्न पूछा है 2019 और 20 में पूछा है। 19 में सेकंड पाली में, 20 में भी सेकंड पाली में। दूसरा जो प्रश्न है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, 2017 में पूछा ये प्रश्न। तीसरा प्रश्न है यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें, ये 2016 में पूछा है, वो भी सेकंड पाली में। तो चलिए हम लोग ज़्यादा दिन नहीं करते, हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें, 2019 और 20 में पूछा हुआ। तो आंसर देख लेते हैं। रूसी इतिहास में लेनिन का महत्वपूर्ण स्थान था। वह बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता था। उसका जन्म 10 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। वह आरंभ से ही विद्रोही था। लेनिन जारशाही का कट्टर दुश्मन था। वह बोल्शेविक दल का सदस्य बन गया। लेनिन ने 1905 की रूसी क्रांति में भाग लिया। क्रांति असफल हो गई और उसे रूस छोड़कर जाना पड़ा। 1917 की क्रांति के समय जर्मनी की सहायता से वह रूस पहुंचा। उसने रूस पहुंचकर बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया। लेनिन ने 3 नारे दिए। कितने नारे दिए? 3 नारे। भूमि, शांति और रोटी। आपको याद रखना है लेनिन का कितना नारा था, तो 3 नारा था। पहला नारा क्या था? भूमि, दूसरा था शांति और तीसरा था रोटी के लिए। तो भूमि किसानों को, भूमि किसके लिए था? किसानों को। शांति सेना को और रोटी मजदूरों को। ट्रॉट्स्की के सहयोग से उसने केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट दिया। लेनिन नई बोल्शेविक सरकार का अध्यक्ष बन गया। उसका उद्देश्य रूस का नवनिर्माण करना था। किसका निर्माण था? ये लेनिन का निर्माण था। अब लेनिन के उपलब्धियां को पढ़ लेते। सर्वप्रथम लेनिन ने जर्मनी के साथ युद्ध बंद कर दिया। 1918 में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। उसने राष्ट्रीयता का सिद्धांत अपनाया तथा साम्राज्यवाद विरोधी नीति अपनाई। चेका और लाल सेना की सहायता से क्रांतिकारियों का दमन किया। बोल्शेविक सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू की, जिसके तहत देश की सारी संपत्ति तथा उत्पादन और वितरण की समस्त साधनों पर सरकार का आधिपत्य हो गया। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए। धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई गई। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। बहुत सब काम किया। लेनिन ने प्रशासनिक सुधार कर पुराने नौकरशाह को हटा दिया। आर्थिक सुधार के लिए 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई। इस प्रकार उन्होंने रूस का नवनिर्माण किया। 1924 में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? तो लेनिन की। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी?
2024 को, है कि नहीं। दूसरा प्रश्न बहुत बड़ा है, इसका आंसर, तो प्रश्न क्या लिखा हुआ है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, 2017 में पूछा है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़े। इसका प्रभाव न सिर्फ रूस पर बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा। इस क्रांति के रूस पर निम्नलिखित प्रभाव हुए। नंबर 1, पहला जो है स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप अत्याचारी एवं निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हो गई। रोमनोव वंश के शासन की समाप्ति हुई तथा रूस में जनतंत्र की स्थापना की गई। किसकी? जनतंत्र की। दूसरा पढ़ते हम लोग क्या है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना। बोल्शेविक क्रांति ने पहली बार शोषित सर्वहारा वर्ग को सत्ता और अधिकार प्रदान किया। नई व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामित्व किसान को दिया गया है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। मजदूरों को मतदान का अधिकार दिया गया। मतलब पहले मजदूर को मतदान देने का मतलब वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, समझे, लेकिन वहाँ पर मजदूरों को भी अधिकार दिया जाने लगा, है कि नहीं। तीसरा, नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना। इसमें क्या होता है, क्रांति के बाद रूस में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। ये व्यवस्था साम्यवादी विचारधारा के अनुकूल थी। प्रशासन का उद्देश्य कृषकों एवं मजदूरों के हितों की सुरक्षा करना एवं उनकी प्रगति के लिए कार्य करना था। रूस में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, है कि नहीं। अब क्वेश्चन को समझते चलिएगा। चौथा जो कारण था, नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। इसमें क्या होता, क्रांति के बाद रूस में नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सामाजिक असमानता समाप्त कर दी गई। वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। क्रांति का विश्व पर प्रभाव। रूसी क्रांति का विश्व के दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव निम्नलिखित थे। पहला जो था, पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार के प्रयास। विश्व के जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वे भी अब यह महसूस करने लगे कि बिना सामाजिक आर्थिक समानता के राजनैतिक समानता अपर्याप्त है। दूसरा क्या था, साम्यवादी सरकारों की स्थापना। रूस के समान विश्व के अन्य देशों चीन, वियतनाम आदि में भी बाद में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। साम्यवादी विचारधारा के प्रसार और प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रसंघ ने भी मजदूरों की दशा में सुधार लाने के प्रयास किए। इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई। कार्य का जो तीसरा जो प्रभाव था, साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया तीव्र। बोल्शेविक क्रांति ने साम्राज्यवाद के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। रूस ने सभी राष्ट्रों में विदेशी शासन के विरुद्ध चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को अपना समर्थन दिया। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों से स्वतंत्रता के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। चौथा जो कहता है, नया शक्ति संतुलन। रूस के नवनिर्माण के बाद रूस साम्यवादी सरकारों का अगुवा बन गया। दूसरी ओर अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्रों का नेता बन गया। इससे विश्व दो शक्ति खंड में विभक्त हो गया। इसने आगे चलकर दो खेमों में सशक्तिकरण को और एवं शीत युद्ध को
जन्म दिया। किसको जन्म दिया? शीत युद्ध को। चलिए इस वीडियो का तीसरा और अंतिम प्रश्न क्या है? यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। 2016 में पूछा है। यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी थे। उनके कार्यक्रम की प्रवृत्ति अव्यावहारिक थी। इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। क्या कहा गया? स्वप्नदर्शी समाजवादी, है कि नहीं? क्योंकि उनके लिए समाज एक सिद्धांत मात्र था। अधिकार यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे, है कि नहीं? यानी वो शांतिपूर्वक रहने में ज़्यादातर ये करते थे। प्रथम यूटोपियन यानी स्वप्नदर्शी समाज जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह फ्रांसीसी विचारधारा सेंट साइमन था। उसका मानना था कि राज्य और समाज का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो। किसकी प्रक्रिया? शोषण की। तथा समाज के गरीब तबकों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। उसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फुरिये था। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। इससे पूंजीपति उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्लॉ था। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। यद्यपि आरंभिक समाजवादी अपने आदर्शों में सफल नहीं हो सके, लेकिन इन लोगों ने ही पहली बार पूंजी और श्रम के बीच संबंध निर्धारित करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।